अगर भारत लंबे समय में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहता है और इसके साथ ही वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को भी हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाए। परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के अंतर्गत भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किया है और वो लक्ष्य है वर्ष 2047 तक। जब भारत ने विकसित भारत का सपना देखा है, उस तक भारत को 100 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे कि थोरियम की विशिष्ट भूमिका स्थापित होने वाली है, किस प्रकार से होने वाली है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर ध्यान रखिए। आंकड़े इस प्रकार से हैं कि वर्ष 2047 तक भारत को न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत कितनी हासिल करनी है? 100 गीगावाट की। वर्तमान में भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी है? मात्र 9 गीगावाट की है। इस कैपेसिटी को हासिल करने के अंतर्गत आपको जरूरी है कि भारत के परमाणु ऊर्जा के जो चरण हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चरण हैं। एक है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरा है एडवांस्ड थर्मल एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके अंतर्गत थोरियम यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की विशिष्ट भूमिका होने वाली है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको लगभग 50 से 70 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है। और इसमें भी आप देखेंगे कि अगर इस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो लगभग आपको प्रतिवर्ष 3 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना पड़ेगा। और 3 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके लिए आवश्यक होगा कि आप 5 से 8 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण करें प्रति वर्ष। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की यूनिट होती हैं। एक यूनिट हम एस्टेब्लिश करते हैं 220 मेगावाट की, और एक का जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 मेगावाट की। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 220 मेगावाट की यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए आपका खर्च आता है लगभग 5000 से 7000 करोड़ रुपए। 700 मेगावाट की यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए आपका खर्च आता है लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए। यानी इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर बजटीय प्रावधान होना चाहिए, आपके पास स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए। इस सब की विश्वसनीय आपूर्ति को, अलग अलग सामग्री की विश्वसनीय आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी होनी चाहिए। तो ये सारी काम भारत को करने पड़ेंगे। साथ ही अगर भारत अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो क्या भारत को तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा या किसी चरण को बाईपास भी कर सकता है? क्योंकि अगर बाईपास कर सकता है तो उसके अंतर्गत भारत तेजी से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। और यहीं पर महत्वपूर्ण भूमिका एस्टेब्लिश हो जाती है थोरियम की। और किस प्रकार से होती है वो हम जानेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और ऑफलाइन बैच में, जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। साथ ही अगर आपको इस फीस में डिस्काउंट चाहिए तो इस कोर्स से जुड़ने के दौरान आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोड होगा मनीष। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसके संबंध में जो बैच हैं वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और हिंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। साथ ही 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई। संपूर्ण पैकेज है। अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही ये फीस आप ईएमआई पर भी भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि भारत का जो पूरा 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें किस प्रकार से थोरियम की विशिष्ट भूमिका होने वाली है अगर भारत अपने 100 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं कि जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के अंतर्गत, यानी यूरेनियम
238 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मॉडरेटर एंड कूलेंट दोनों के ही रूप में किसका प्रयोग होता है? D2O भारी जल का प्रयोग होता है। मॉडरेटर के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब बहुत विखंडन होता है, बहुत तेजी से विखंडन होता है, तो बहुत हाई कैपेसिटी के साथ बहुत तेजी से न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ताकि चेन रिएक्शन को बनाए रखा जा सके। तो चेन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन होता है? D2O। कूलेंट भी D2O होता है, यानी भारी जल होता है। कूलेंट का क्या काम होता है कि जो ईंधन की छड़ें होती हैं वो बहुत उच्च ऊष्मा एक तरह से उत्सर्जित करती हैं। तो कूलेंट क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, रिएक्टर कोर से बाहर निकाल करके भाप के रूप में बदल देता है। तो ये एक तरह से कूलेंट का काम होता है। तो प्राकृतिक यूरेनियम का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे बिजली उत्पादन भी होता है और इसकी संचालन प्रक्रिया के दौरान फिसाइल प्लूटोनियम 239 भी एक प्रकार से बन जाता है। इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में प्रयोग यहां पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करते हैं। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम ये क्या करता है? ईंधन का गुणन करता है। साथ ही यहां पर हम एक और काम करते हैं कि जो थोरियम 232 है उससे हम यूरेनियम 233 भी, कृत्रिम यूरेनियम भी बनाते हैं। और इसका प्रयोग फिर यहां एडवांस्ड थर्मल एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है। और जब इसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरा चरण है वो पूरा हो जाता है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि ये 3 चरण का इस्तेमाल हमें इसलिए भी करना पड़ता है कि जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसका भंडार हमें बहुत सीमित है। जब हमने इस कार्यक्रम की एक तरह से उद्घोषणा की थी बहुत पहले से, तो आप होमी भाभा ने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो इसके संस्थापकों में शामिल थे। तो प्राकृतिक यूरेनियम हमें कहां से आयात करना पड़ता था? बाहर से आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। थोरियम का भंडार तो विश्व में सबसे ज्यादा है भारत के पास। थोरियम का भंडार भारत के पास कितना है? 4.57 लाख टन से भारत के पास थोरियम का भंडार है 5.08 लाख टन का, जो दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% की कैपेसिटी रखता है। तो बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन जो प्राकृतिक यूरेनियम है इसका आयात करना पड़ता है। लेकिन ये पूरा चरण इस न्यूक्लियर एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए हमें एक प्रकार से इस्तेमाल ही करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो दूसरा चरण है, ये सारे रिएक्टर तो हमें डेवलप करना ही चाहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ दूसरे चरण में जो थोरियम से यूरेनियम बना रहे हैं और फिर इसका यहाँ पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम पहले चरण में ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें किसी तरह से, तो हमारा जो ये चरण है इस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, हमारी लागत कम होगी, सेफ्टी मेजर्स के लिहाज से भी अच्छा होगा और हम तेजी से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस प्रकार से है कि इसमें कैपेसिटी यह है कि यहीं पर आप थोरियम से यूरेनियम डेवलप कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर आप थोरियम को यूरेनियम में तब्दील करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। और न्यूट्रॉन को उपलब्ध करवा सकता है कौन? हाई एसए लाइट एनरिच्ड यूरेनियम। ये क्या है? अगर आप प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में HALU और थोरियम को एक साथ एक प्रकार से डालते हैं, तो ये इसका काम होता है कि न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। ये न्यूट्रॉन प्रदान करता है, प्रोसेस को क्रिटिकल बनाए रखता है। और थोरियम क्या करता है कि यूरेनियम, ये न्यूट्रॉन लेकर के, थोरियम जो है न्यूट्रॉन लेकर के यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है, 233 में। तो हमें, अगर हम इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही अगर इस प्रोसेस में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करने में हमें समय लग रहा है, तो उससे हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता है, वो न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता किसी भी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। इसलिए हमें थोरियम का, यहां पर थोरियम के माध्यम से ही यूरेनियम 233 यहां पर निर्मित करना होगा, जिससे हमारा न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगा। और थोरियम की हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है और इसीलिए भारत लगातार इस योजना पर काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को डेवलप करने में आपका बहुत ज्यादा खर्च है। यही कारण है कि वर्ष 2025 में भारत क्या लेकर के आया? शांति बिल लेकर के आया। शांति का फुल फॉर्म क्या है? शांति बिल लेकर के आया। इसका है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अंतर्गत न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के अंतर्गत हम निजी क्षेत्र की बहुत बड़े स्तर पर भूमिका को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र की भूमिका को एस्टेब्लिश किए बिना 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल आप ये मानिए कि असंभव सा ही लगता है। तो इस प्रकार से भारत को चौतरफा काम करना पड़ेगा, अपने विश्वसनीय जो सामग्री स्रोत हैं उनको भी बनाए रखना पड़ेगा, स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, इस बिल के माध्यम से निजी सहयोग भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा भारत को, और साथ ही जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसकी कैपेसिटी को भी पूरा हार्नेस करना पड़ेगा। हालांकि इसकी पूरी की कैपेसिटी नहीं है कि सारा लक्ष्य हासिल कर लेगा, निजी क्षेत्र की जरूरी है, लेकिन इसको एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में, एक समर्थन बिल्टअप के रूप में, अपने आप को एक मेंटोर के रूप में काम करना होगा, तभी हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें थोरियम की विशिष्ट भूमिका होने वाली है। अब आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में किस ईंधन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, समृद्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्राकृतिक यूरेनियम या यूरेनियम 233। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।